हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं पांडास पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपने पांडास के अंदर सीरीज एंड डेटा फ्रेम ये दोनों अच्छे से समझ लिया और अच्छे से आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए होंगे। तो पार्ट 2 के अंदर हम ये सबसे पहले देखेंगे कैसे एक्सेल की जो फाइल है उसमें जो डेटा है उसको हम रीड करके पाइथन में लेके आएंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो अदर वेबसाइट्स होती है उनके जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, जिसको हम एपीआई कोड भी कहते हैं, तो ये एपीआई की जो लिंक्स हैं उससे हम कैसे डेटा को फैच करके पाइथन के अंदर लेके आएंगे, ये भी हम देखने वाले हैं। और लास्ट में ये भी देखेंगे कि कैसे एक्सेल का अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, पाइथन से डेटा कलेक्ट करके एक्सेल की फाइल के अंदर डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, ये भी देखने वाले हैं। तो बने रहिए, इंटरेस्टिंग आपका आज का वीडियो रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, एक्सेल के साथ अगर आप पाइथन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मॉड्यूल का यूज करना होगा। अगर आपका एक्सेल का जो वर्जन है बहुत ही पुराना है, 2003 से भी बिफोर का वर्जन है, तो आपको ये वाला इंस्टॉल करना होगा, मॉड्यूल PIP इंस्टॉल XLWT। और ये इतना पुराना वर्जन आपको यूज करना भी नहीं चाहिए। माय एडवाइस यही है कि आप लेटेस्ट वर्जन ही यूज कीजिए, एटलीस्ट 2010 या उससे बिगड़ वाला आप यूज जरूर करो। 2016 या 18 19 जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, ओपन PY एक्सेल। तो ये आपको इंस्टॉल जरूर कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं वापस से इंस्टॉल नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आप ये जरूर इंस्टॉल कर देना अपने टर्मिनल से। अब एक्सेल की जो फाइल होती है, अब जो न्यू वर्जन वाले जो एक्सेल्स होते हैं उनके जो एक्सटेंशंस होते हैं वो XLSX होता है, और पुरानी अगर आपके पास एक्सेल है तो उसमें XLS हो सकता है एक्सटेंशन, बट आई एम श्योर कि आपके पास जो वर्जन होगा वो XLSX वाला ही होगा। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सटेंशन ये होता है। अब इस फाइल को कैसे रीड करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सेल का एक फाइल बना देना है, जैसे मैंने एक बना के रखा हुआ है। मैंने एक फाइल बना के रखी हुई है जिसका नाम है एम्प्लॉयज। ये एक्सेल की फाइल है जिसको मैंने बनाया है और इसमें सारा डेटा मैंने सेव कर दिया है। तो ऐसे ही कुछ डेटा आपको भी सेव करना है और अपने फोल्डर में ही सेव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर VS कोड के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, एक्सेल पांडास। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे किसको, पांडास को, और फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि डेटा। इसके अंदर हम लिखने वाले हैं रीड एक्सेल। ये फंक्शन है जो आपको यूज करना है। इसके अंदर आपको एक्सेल की फाइल का नाम मेंशन करना है। तो मेरा एक्सेल का फाइल का नाम है employees.xlsx। ये जो फाइल है ये आपके फोल्डर में ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे फोल्डर में ऑलरेडी ये फाइल है। कैपिटल में लिखा हो, स्मॉल में लिखा हो, डजंट मैटर, चलेगा, बट आपके फोल्डर में होना चाहिए और ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ये फाइल में जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा इस वेरिएबल में आ जाएगा। डेटा नाम का वेरिएबल है, तो इसको मैंने प्रिंट करके देख लेना है क्या डेटा पूरा आ रहा है या नहीं। यस, तो पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, वो भी कौन से फॉर्मेट में, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर ही ऐसा है कि डेटा जो आएगा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ही आएगा। अगर जैसे आप एक्सेल थोड़ा जानते ही होंगे, एक्सेल के अंदर हम जो फाइल बनाते हैं उसमें बहुत सारे वर्कशीट्स होते हैं। तो अगर आपने बहुत सारे वर्कशीट्स बनाए हैं तो कौन से वर्कशीट को यूज करना है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप शीट का नाम बता सकते हो, शीट नेम करके आपको यहाँ पे शीट का नाम लिखना होता है। बाय डिफॉल्ट शीट 1 होता है, बट आप चाहो तो शीट 1 शीट 2 ऐसे यूज कर सकते हो। एक बार सेव करके रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये शीट नेम मेरे में है ही नहीं। एक बार मैं अपनी एक्सेल की फाइल को जरूर ओपन करूंगा।
अब यहाँ पे जो शीट का जो नाम है उसमें शीट 1 है, ये देख पा रहे हो आप, दिस वन, और इसमें एस कैपिटल है। तो मेक श्योर आपको भी यही नाम लिखना है जिसमें एस कैपिटल हो। ये नाम थोड़ा सा होना चाहिए। देखो पूरा का पूरा डेटा रीड हो गया। अगर आपने दूसरा कोई शीट में डेटा कुछ लिखा होता तो वहां से डेटा फैच होके आता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यही कोड को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, शीट नंबर 2 में ले जाता हूँ। ठीक है, अब मोहन की जगह पे मैं सबसे पहले ले लेता हूँ रोहन को। अब शीट का नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको शीट का नाम ये नहीं रखना है तो आप राइट क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, या जो भी आपके वर्किंग के अकॉर्डिंग है वो आप नाम दे सकते हो। तो मैंने बी नाम दिया। बी में जो एम्प्लॉय का डेटा है उसमें सबसे पहले मैंने रोहन का नाम रखा है, ए के अंदर सबसे पहले मोहन का नाम है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नाम दे देना है बी। तो सेकेंड शीट जो है उसका डेटा ही फैच होके आना चाहिए। ठीक है, अब ये सब क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपकी फाइल ऑलरेडी ओपन है। यू हैव टू क्लोज इट और सेव इट व्हाटएवर। देखिए रोहन का ही डेटा आ गया। और अगर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया होता तो मोहन का डेटा सबसे पहले आता। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको सीट, अलग अलग सीट के जो डिटेल्स है वो आपको गेट करना हो तो आप इस तरह से गेट कर सकते हैं। राइट, ओके फाइन। अब इसमें भी अगर आपका एक्सेल का सीट बहुत लेंदी है, लेंदी इन द सेंस कॉलम्स बहुत सारे हैं और आपको स्पेसिफिक कॉलम्स ही चाहिए। जैसे मेरे एक्सेल फाइल की बात करूं तो इसमें ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, DOJ, पोजीशन, सैलरी, ये सब चीज़ें। मुझे सिलेक्टेड कॉलम्स ही चाहिए। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए और पोजीशन चाहिए और सैलरी चाहिए, ये 3 चीज़ ही चाहिए। तो इन तीनों को ही हम फैच करके ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको यहीं कहीं पे लिखना है कॉलम्स और फिर यहाँ पे लिख देना है जैसे कि स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। सो स्पेलिंग आप मेक श्योर करते रहिए कि आप सही लिख रहे हैं या नहीं। अब मेरे केस में यहाँ पे ऐसा है कि कैपिटल फर्स्ट नेम। अब मैंने यहाँ पे जो कैपिटल स्मॉल का इग्नोर करने के लिए कहा था वो सिर्फ फाइल का नाम के लिए होता है। अंदर का डेटा तो आपको ध्यान से ही करना है, जो है वही लिखना है। तो मुझे फर्स्ट नेम चाहिए एंड देन क्या बोला था, पोजीशन चाहिए और सैलरी चाहिए। ये 3 कॉलम ही मुझे चाहिए। तो आप ऐसा मेंशन करके रन करके देखो। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉलम पे काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे df करके, फिर लिखेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम और फिर लिखेंगे कॉलम्स इक्वल्स टू दिस। तो यही जो है हमारा डेटा, इसमें हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल्स टू डेटा। अब कौन सा डेटा की बात हो रही है? डेटा तो ये रहा। आप चाहो तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दो ताकि कंफ्यूजन ना लगे। इसको हम dt लिख देते हैं इस तरह से, और फाइनल आंसर को ही हमें प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे df प्रिंट कर देते हैं। देखिए, तो आपने पहले क्या किया, सारा का सारा जो डेटा है वो एक्सेल का जो डेटा है वो dt में आ गया, फिर उसको कस्टमाइज कर दिया। तो इसमें से हमें सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम्स ही चाहिए था तो सिलेक्टेड कॉलम ही लेके आए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसका कुछ स्पेसिफिक सैलरी का सम करना है मान लीजिए। तो कैसे करेंगे, प्रिंट कर देते हैं टोटल सैलरी इज, अब df हमारा लास्ट जो डेटा फ्रेम है df है, उसमें हमें सैलरी मिल रहा है, वो भी कैपिटल में मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअली ये कैपिटल लिखते हैं। फिर यहाँ पे आपको सम वाला फंक्शन यूज करना चाहिए।
तो ये आंसर आपको दे देगा। एक ब्रैकेट क्लोजिंग मिस था। देखिए लास्ट में आपको मिल रहा है 7 लाख, तो ये 7 लाख इसका आंसर है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें डेटा फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, नॉट एक्सेल की बात कर रहा हूं। डेटा फ्रेम को आप किस तरह से मैनिपुलेट और तरीके से भी कर सकते हो। अब जो कि एक्सेल का डेटा आ चुका है, तो डेटा मेरे पास ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अगर मैं डेटा फ्रेम मैनुअली बनाता तो मैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी या डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाता, उसको फिर मैं यूज करके लेके आता। तो मैं हार्ड कोड करने से अच्छा है मैं एक्सेल का फाइल का डेटा ही यूज करूँ। अब जो कि डेटा फ्रेम में आ चुका है, अब जो ऑल डेटा जो है मेरे पास वो ये है dt, और सिलेक्टेड जो कॉलम का डेटा है वो है df। तो मैं dt को अभी यूज करना चाहूंगा। अब उसमें आप चाहो तो इसको कमेंट करके रख सकते हो, अगर ये अभी यूजेबल नहीं है इसलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप इसको बाद में फिर यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। अब जो कि मेरा सारा डेटा जो है वो dt के अंदर प्रेजेंट है, मुझे इसमें से कुछ सिलेक्टेड रोज, सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स ही चाहिए। तो एक्सेल के फाइल को थोड़ा विजिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पोजीशंस अवेलेबल हैं। क्लर्क है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, एचआर है, मैनेजर है, बस सब कुछ है और रिपीटेड भी है। तो अगर मैं यूजर से पूछूं कि विच पोजीशन यू वांट टू सर्च, अगर यूजर एंटर करता है क्लर्क, तो क्लर्क वाले जितने भी डेटा है, जैसे कि आई कैन सी 1 2 3 क्लर्क अवेलेबल है, इन तीनों का डेटा मुझे कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, अपने आप आएगा नहीं। इसका डेटा फेच करने का जो तरीका है दो है। एक तो आप लूप का यूज कर सकते हो, ठीक है, दूसरा बिना लूप के भी यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे बिना लूप वाला ही अच्छा है, वही बता दो, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा। लूप वाला पहले करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कि विच पोजीशन यू वांट टू सर्च, एंटर एनी पोजीशन। ये हमने एक वेरिएबल ले लिया SS करके, इसमें हमने पूछ लिया। अब एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ dt। dt पूरा डेटा है, लेंथ उसका होगा जितना उसकी लाइन होगी उतनी लेंथ होगी। तो ये आई में आपको एक एक करके इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, तो आई में पहले 0 1 2 इस तरह से लूप चलेगा। अब यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन रखेंगे और उसमें हम ये लिखने वाले हैं इफ dt डॉट लोकेशन ऑफ आई, और वापस एक स्क्वायर ब्रैकेट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन कैपिटल में लिखिए, क्योंकि डेटा हमारा फाइल में कैपिटल में ही है। तो अगर ये मैच हो जाता है, dt का जो आई पे रखा हुआ जो लोकेशन पे जो डेटा है, पोजीशन जो है, वो अगर मैच होता है SS के साथ, तो उसको प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, dt डॉट लोकेशन ऑफ आई। इतना प्रिंट करूंगा तो उसका सीरीज के फॉर्म में डेटा आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी करना चाहूंगा। देखिए एक बार आपको करके देखते हैं। पोजीशन मैंने लिख दिया मैनेजर। ठीक है, अब ये डेटा क्यों नहीं आया, हो सकता है मैंने कैपिटल लिखना था, स्मॉल लिख दिया। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देना है। फिर से एक बार रन करते हैं। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो आ तो गया है। तो जय मोदी नाम का कोई है जो मैनेजर है, जुगल मोदी है वो भी एक मैनेजर है, गीता जैन करके कोई है वो भी एक मैनेजर है। तो
3 मैनेजर्स हैं। अब इन तीनों का डेटा सीरीज के फॉर्मेट में आ रहा है, बट मुझे सीरीज नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक आंसर ले लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट। इसको प्रिंट करने से अच्छा है मैं आंसर के लिस्ट के अंदर मैं कर दूंगा अपेंड। अब आप बोलोगे अपेंड क्या है, पता ही होगा वैसे तो। वो लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहा है, डेटा स्टोर कर रहा है और ये चलता जा रहा है। अब ये प्रिंट वाला लाइन जो हटा के केवल लास्ट में प्रिंट कर देंगे डेटा फ्रेम ऑफ आंसर। आंसर को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं एक बार फिर मैनेजर लिखूं, 3 थे वैसे, ये तीनों का डेटा आ गया कंप्लीट डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको सीरीज में चाहिए तो आप कर सकते हो, या फिर डेटा फ्रेम में चाहिए तो ये ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने लूप का यूज करके सॉल्व किया। अगर आपको लूप यूज नहीं करना है, बिना लूप के करके बताऊं, तो हम वो भी कर सकते हैं। बट उसमें फिर बात ये आती है कि आप सीरीज में नहीं प्रिंट कर सकते, उसमें फिर आंसर डेटा फ्रेम में ही आएगा। इफ यू वांट डेटा ओनली इन डेटा फ्रेम देन ओनली यू कैन यूज विदाउट लूप। सो उसमें कैसा रहेगा, इसमें लिखने का एक वेरिएबल ले लीजिए, हमने ले लिया आंसर, फिर dt स्क्वायर ब्रैकेट, dt हमारा डेटा फ्रेम का नाम है, अगेन dt लिखिए, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए। इसमें हम लिखेंगे पोजीशन। इसका लिखने का तरीका थोड़ा अटपट है, बट आप एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना ही चाहिए, बस इतना ही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है कि डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी पोजीशंस के कॉलम है उसको एक एक को चेक करेगा एसएस वेरिएबल के साथ। अगर मैच होता जाएगा उसको इसके अंदर स्टोर करता जाएगा, एंड लाइक दिस इट विल गोइंग ऑन। लास्ट में आंसर नाम का जो वेरिएबल है उसमें सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर से हम मैनेजर लिखते हैं, देखिए आंसर आ गया। तो जो काम हम 4-5 लाइन में लिख रहे थे वो 1-2 लाइन में ही हमारा काम हो गया तमाम। तो ये बेनिफिट रहता है। अगर आपको मल्टीपल डेटा कंडीशन के थ्रू लाना हो, जैसे कि मुझे पोजीशंस भी लाना है और ये भी देखना है कि इसकी सैलरी कम से कम 50 के ऊपर होनी चाहिए, या कुछ और भी देखना हो देख सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एंड लगा के कंडीशंस लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी एंड लगाएंगे, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू दिस। पहले तो आपको इसको ब्रैकेट करना है। एंड का जो सिंबल है वो है ये वाला एंड। तो ये आपको M% का साइन लिखना है, 1 टाइम ओनली, यस 1 टाइम ओनली। अब यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे कि सैलरी, और जो कंडीशन लगानी है लगा सकते हो, लेस देन 50,000 लिख देता हूँ। तो आई डोंट थिंक 50,000 से लेस वाला कोई होगा, बट हम दूसरा कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्च किया क्लर्क, तो 50,000 से बिलो वाला क्लर्क है ये नमन गोयल, ठीक है। आप डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो जो क्लर्क है, एक तो 65,000 पे है, एक 18 पे है जो हमारा आंसर अभी आया, और दूसरा वापस 65 पे है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम एक्सेल के फाइल के डेटा को इस तरह से ला सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं कि अगर कोई वेबसाइट का डेटा हमें जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है तो क्या उसको हम ला सकते हैं, यस यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक एपीआई जनरेट करनी होती है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये अगर हमारे पास कोई बैकएंड का कोई डेवलपर है तो वो हमें दे सकता है अपना बैकएंड का डेटा, तो उसको हम एक्सेल की फाइल में इजीली ला सकते हैं। बट खाली कंडीशन ये रहती है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए।
तो मैं आपको दिखाता हूँ एक। सबसे पहले यहाँ पर हम गूगल में जाते हैं और लिखते हैं फेक एपीआई। रियल एपीआई तो अभी हमें नहीं मिलेगा, तो हम फेक एपीआई ले लेते हैं कोई। ठीक है, सिर्फ एक फेक लिखते हो तो आ जाएगा। तो ऐसे लिंक्स आपको मिल जाते हैं, तो आप एक एक करके आप विजिट कर लीजिए, जो आपको पसंद हो आप उसको यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप यूजर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऐसा लिंक दिया रहता है। ये कोड जो है वो अभी आपके काम के नहीं है, बट इन फ्यूचर आप सीख सकते हो या आपने कोई सीखा भी होगा। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला, इस टाइप से कुछ मिल रहा है, देख रहे हो। तो ये सब क्या है, ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे जाओगे, यूजर्स हो, फोटोज हो, एल्बम्स हो, मतलब जो भी आपका डेटा आपके पास हो उस टाइप का। देखो ये देखो, तो एक काम करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। तो ये लिंक आपको बस कॉपी करनी है और एक नई फाइल बनाते हैं, जेसन पांडास। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को एसपीडी, और फिर डेटा नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। अगर आपको डेटा पसंद नहीं है तो आप अलग भी ले सकते हो, या मैं ले लेता हूँ dt pd.read जेसन, और फिर सिंगल या डबल कोट में आप इसको लिंक को कर दीजिए कॉपी एंड पेस्ट। बस सारा का सारा डेटा आपका आ चुका है डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। फिर आप उसका जो करना चाहें करिए, आपकी हवाले। ये चीज है। अब इसमें काफी डेटा है तो इसलिए थोड़ा सा डॉट 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 के फॉर्म में आ रहा है, इतना सब कुछ नहीं दिखाएगा यहाँ पे टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, हमें देख लेना है, जो चीज चाहिए वो चीज हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे नेम चाहिए नेम चाहिए है उसका, और नेम, ईमेल और फोन, ये तीन चीज ले लेते हैं। जैसे से अभी मैंने बताया, एक आंसर ले लेते हैं pd.dataframe data equals to dt columns equals to, क्या क्या कॉलम था, एक तो नेम, फिर ईमेल, फिर फोन, और भी चीजें ले सकते हैं, बट इतना एक बार लेके ट्राई करके देखते हैं। और फाइनल आंसर जो आएगा हमारा ans वेरिएबल में। तो देखिए उतना ही डेटा हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इस डेटा का क्या करना है, इट इज ऑल योर नीड। ओके, आने वाले टाइम में पांडास का यूज और भी है, आपको मिलेगा देखने को, क्योंकि अदर टॉपिक्स में भी ये यूज होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम और भी अच्छे से देख पाएंगे आने वाले टाइम में। बट इतना पहले आपको अच्छे से क्लियर करना है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पांडास के अंदर कैसे हम एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर करेंगे फ्रॉम पाइथन। तो उसके लिए आपको ये कोड थोड़ा स्टडी करना होगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कोड के अंदर इंपोर्ट किया है ओपन py एक्सेल को, ठीक है, और ट्राई एक्सेप्ट का कोड लिखा हुआ है। अब ट्राई एक्सेप्ट का कोड क्यों लिखा है वो आपको अच्छे से पता है। ट्राई एक्सेप्ट का यूज कब किया जाता है, जब आप एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं। तो ट्राई के कोड के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो एक्सेप्ट के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर।
तो ट्राई के अंदर ने सबसे पहले क्या किया है, एक वर्कबुक को लोड किया है। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक होता है एक्सेल की फाइल। तो एक्सेल की जो फाइल होता है उसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं वर्कबुक। तो उसको हम लोड करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं इन शॉर्ट। उसका नाम है products.xls। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो ये फाइल होगी नहीं, क्योंकि नहीं बनाया होगा तो नहीं होगी। तो मान लेते नहीं है, तो नहीं है तो इसी लाइन पे आ जाएगा एरर। तो आपको यही लाइन में एक एरर मिल जाएगा, जिसके चलते ये ट्राई वाला पार्ट आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा वो जंप करके एक्सेप्ट में आएगा। अब उसमें आएगा तो क्या होगा, एक वर्कबुक नया बनेगा, एक नया वर्कबुक बनाएगा वो, ठीक है। उसमें एक शीट पहले एक्टिव होगी, जो भी डिफॉल्ट शीट होती है वो एक्टिव होगी। फिर उस शीट के अंदर एक हेडिंग को स्टोर किया जाएगा, एक लिस्ट के तरीके से एक हेडिंग स्टोर हुआ है, उसको उस शीट के अंदर अपेंड किया है, राइट। फिर उसके अंदर एक नया एंट्री किया है, P101 ब्रांड वटएवर, उसके रिस्पेक्टिवली हेडिंग्स के हिसाब से डाल दिया। फिर उसको कर दिया है वर्कबुक को सेव, products.xlsx नाम से सेव कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अगर आप दोबारा इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे, रन करोगे, तब वापस से ट्राई के अंदर पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, तब वो रन हो जाएगा, क्योंकि तब उसको प्रोडक्ट की फाइल मिल जाएगी। अब रन होने के बाद उसकी जो शीट है वो एक्टिव होगी, और उसके बाद एक नया लाइन और ऐड होगा, ठीक है। तो आप जो लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो, इट इज योर चॉइस। वो ऐड होगा और उसके बाद सेव होगा। अब ये कोड को हम करेंगे यूज, इंप्लीमेंट करके एक बार देखेंगे। तो मैं यहाँ से थोड़ा कोड को कॉपी करता हूँ, थोड़ा वो तो मेरे हिसाब से मॉडिफाई भी करूंगा। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, एक्सेल pandas 2। अब मैंने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली हेडर आपको बहुत सारे मिलेंगे। ऐसा कॉपी नहीं करना चाहिए, बट ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एरर को थोड़ा सा भी वन टाइम के लिए इग्नोर करते हैं। हम भी प्रोडक्ट्स का ही बनाते हैं, और इसमें प्रोडक्ट का कोड नंबर है, नेम है, मैन्युफैक्चर डेट है, प्राइस, ये 4 डिटेल्स को ही हम भी पूछेंगे। तो पी कोड करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एंटर प्रोडक्ट कोड। फिर हम प्रोडक्ट का नाम लेंगे, पी नेम ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेम, फिर मैन्युफैक्चर डेट, डेट को आप थोड़ा स्पेसिफाई कर लेना कि DD MM YYY के फॉर्मेट में आपको चाहिए, होता तो स्ट्रिंग ही है। उसके बाद आपको लास्ट में प्राइस, इसको आप एंड में ही लेना ताकि वो नंबर में ही सेव रहेगा, ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे पी कोड, फिर पी नेम, फिर मैन्युफैक्चर डेट, और फिर प्राइस। अब यही लाइन को थोड़ा सा कॉपी कर लो और इसी की यहाँ पर भी पेस्ट कर दो, तो दोनों में सेम रहेगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर आपको और अंडरस्टैंडिंग रहे इसलिए मैं प्रिंट लिखूंगा डेटा अपडेटेड, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये वाला रन होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा सेव। तो देखो मैं रन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का कोड नंबर लिख देता हूँ मैं 100001, फिर प्रोडक्ट का नाम जैसे कि कुछ भी लिख देते हैं, सपोज लेस, ये मैंने डेट लिखी, कुछ प्राइस लिख दी जैसे कि 35। तो ये क्या बता रहा है, डेटा सेव। तो इसका मतलब ये है कि वो ट्राई में नहीं गया, वो गया एक्सेप्ट के अंदर, तभी तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। और अगर आप देखो यहाँ पे
तो मेरे यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है प्रोडक्ट्स। यहाँ से तो ओपन नहीं होगी प्रॉपर, बट मैं यहाँ मेरे फोल्डर में जरूर जाऊँगा, उसमें देखूंगा कि प्रोडक्ट्स नाम की फाइल बन चुकी है। इसको डबल क्लिक करके ओपन कीजिए, देखिए यहाँ पे आप देखिए ये फाइल एकदम अच्छे से बन चुकी है। ठीक है, तो इसको बंद जरूर कर देना है बाद में काम खत्म होने के बाद, वरना फाइल सेव नहीं होगा दोबारा रन करने पर। फिर से एक बार रन करते हैं और फिर से एक बार कुछ नया लिखते हैं। मैगी लिखा मैंने, प्राइस लिख दी, कुछ डेटा क्या आया, अपडेटेड, मतलब अब ये होगा। और अब हमेशा यही होगा क्योंकि एक बार फाइल बन गई है तो फिर दोबारा ये वाला रन तो होगा ही नहीं, यही होगा। आप इसको लूपिंग में भी इसको यूज कर सकते हो, तो ये सब चीजें आप जानते हो। बट ये मेनली फोकस ये है कि यहाँ पे कैसे आपको फाइल को मैनेज करना है, ये बताया गया है। एक बार दिखा देते हैं फाइल, देखिए पहला प्रोडक्ट लेस जो कि 35 का है, मैगी 55 का है। तो ऐसे आप डेटा को परमानेंट प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सेल के अंदर सेव कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक का जो यूजेस है वो और अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चंस में क्या है आपको बता ही देता हूँ किस टाइप के होता है। तो ये फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और ये कुछ फंक्शंस भी हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले पिवोट टेबल, अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पिवोट टेबल एक्सेल में होता है, तो वही उसके लिए ही ये फंक्शन बनाया है। जैसे हम प्योर डेटा फ्रेम के अंदर हम ग्रुप बाय यूज करते हैं, वही चीज एक्सेल का जो डेटा होता है उसको हम पिवोट टेबल कहते हैं। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस आपका जो भी डेटा फ्रेम है उसमें आप लिख दीजिए डॉट पिवोट टेबल, एंड आपका पिवोट टेबल कौन से कॉलम पे अप्लाई करना है उसको इंडेक्स करके वो कॉलम का नाम लिख दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए जिसका आपको ग्रुपिंग करना है, जिसको आप फंक्शन लगाना चाहते हो, वो है सैलरी। ठीक है, एग्रीगेशन फंक्शन करके एक एट्रीब्यूट लिखिए जिसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल जो पाइथन है वो आपको यूज करना पड़ेगा, numpy। तो np डॉट सम लगा दिया है यहाँ पे, जिससे वो सम आ जाएगा। इसका आउटपुट कैसा आएगा मैं बताता हूँ आपको। ये आपका एक्सेल का डेटा है समझ लीजिए, और ये रहा उसका आंसर। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबके टोटल सैलरीज बता रहा है। एसोसिएट वाले को इतना है, फाइनेंस वाले को इतना है, एचआर वाले को इतना है, आईटी वाले को इतना है, ऐसा सबका अलग अलग आ रहा है। ये हम ग्रुप बाय से भी यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे एक पिवोट टेबल नाम का फंक्शन ऑलरेडी है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। काउंट आपको पता है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अगर पोजीशन डॉट काउंट लगाएगा तो टोटल कितने पोजीशंस हैं वो बता देगा, एंड यू विल गेट आंसर। वैल्यू काउंट लगा रहा है, वैल्यू काउंट का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी पोजीशंस के कितने कितने काउंटिंग नंबर्स हैं वो बताएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसलिए बता रहा हूँ। ये मैं कहाँ पे, ये वाली फाइल में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट यस डायरेक्ट लिख देते हैं। तो dt करके जो है dt ऑफ पोजीशंस डॉट काउंट वैल्यूज, वैल्यू काउंट सॉरी, इस तरह से, और देख लेते हैं आउटपुट। ये पोजीशन वाला है तो एचआर आगे एक बार इसको, ये तो हमारा एचआर वाले सर्च हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्लर्क कितने हैं, मैनेजर कितने हैं, सुपरवाइजर कितने हैं, एचआर, अकाउंटेंट, इंजीनियर। तो ये सारा काउंटिंग करके एक प्रॉपर इसका समराइज करके दे दिया आंसर। होप आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट वैल्यूज आप जानते ही, वही चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है एक तरह से। ओके फाइन, तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। क्वेश्चंस हैं काफी अच्छे, ये दोनों क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से पढ़ के समझ के ट्राई जरूर करना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। अगले वीडियो में नया चैप्टर हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।